सुशांत सिंह राजपूत इकलौते ऐसे स्टार नहीं हैं जिनकी मौत हत्या या की गुत्थी में उलझ कर रह गई, बल्कि जब अपने जमाने की सुपरस्टार रही दिव्या भारती की मौत हुई थी तो उनकी भी मौत या हत्या की गुत्थी में उलझ गई थी। वैसे दिव्या भारती की भी मौत ऑन पेपर एक के रूप में ही दर्ज है, मगर जब आप उनकी मौत से पहले तथा बाद में घटी घटनाओं पर नजर डालेंगे और सोचेंगे तो आपको एक अलग ही मामला समझ आएगा। तो आखिर दिव्या भारती की मौत से ठीक पहले और मौत के बाद क्या कुछ हुआ था? मौत की असल वजह क्या थी? दिव्या भारती के साथ घटी घटना के समय घर में कौन कौन था? और दिव्या भारती की मौत को उनके पति साजिद नाडियावाला और अंडरवर्ल्ड की साजिश क्यों कहा जाता है? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दिव्या भारती की मौत के बारे में बात करने से पहले थोड़ा इनके शुरुआती सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती तथा मां का नाम मीता भारती था। अपनी खूबसूरती और कमाल की अदाकारी के दम पर बहुत कम समय में बॉलीवुड में कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचने वाली दिव्या भारती बचपन से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थीं। बचपन में इनकी खूबसूरती ऐसी थी कि एक पल तो लोगों के लिए यकीन करना भी मुश्किल होता था कि ये कोई डॉल नहीं बल्कि वास्तव में छोटी बच्ची हैं। बहुत कम उम्र में ही दिव्या भारती ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। जब इनकी उम्र 16 साल थी तभी इन पर एक दिन गोविंदा के भाई की नजर पड़ी और उन्होंने दिव्या भारती को अपनी फिल्म में लेने का फैसला किया। हालांकि किसी कारणवश ये डील फाइनल नहीं हो सकी। इसके कुछ समय बाद दो और प्रोड्यूसर सामने आए जिन्होंने दिव्या भारती को अपनी फिल्मों में लेने का मन बनाया, मगर बात यहां भी नहीं बनी और फिर इंतजार लंबा होता देख दिव्या भारती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साउथ की फिल्मों से करने का फैसला किया और उन्होंने 1990 में साउथ के सुपरस्टार वेंकटेश के साथ अपनी पहली तेलुगु फिल्म की। इस फिल्म का नाम बॉबीली राजा था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बहुत ज्यादा कमाल तो नहीं कर पाई, मगर दिव्या भारती की खूबसूरती ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। यही वजह थी कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बावजूद इन्हें बैक टू बैक साउथ की कई फिल्में मिली। साउथ की फिल्मों में काम करने के बाद जब इन्हें अच्छी खासी पहचान मिल गई तो बॉलीवुड से भी इन्हें ऑफर आने लगे और फाइनली 1992 में इन्हें इनकी पहली हिंदी फिल्म विश्वात्मा भी मिल गई। ये फिल्म ज्यादा नहीं चली, मगर इस फिल्म के गाने सात समुंदर पार ने दिव्या भारती की दीवानगी को सात समुंदर पार या कहिए कि पूरी दुनिया में फैला दिया। इस फिल्म के बाद दिव्या भारती के आगे फिल्मों की लाइन लग गई और हर बड़े प्रोड्यूसर में दिव्या भारती को अपने साथ जोड़ने की होड़ मच गई। कहा तो यहां तक जाता है कि उस दौर की जितनी बड़ी हीरोइनें थीं सभी से काम छीनने लगे और वो सभी फिल्में दिव्या भारती को मिलती चली गई। इस कारण दिव्या भारती 90s के दौर की हाईएस्ट पेड बॉलीवुड एक्ट्रेस भी बन गई। एक तरफ उनका फिल्मी करियर उड़ान भर रहा था तो दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी बदलाव आ रहे थे। इनकी पहली सुपरहिट फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान एक्टर गोविंदा ने इनकी मुलाकात डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से करवाई। बाकियों की तरह साजिद नाडियावाला भी दिव्या भारती की खूबसूरती को देखकर अपना दिल हार गए। यहीं पर दोनों में दोस्ती हुई और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर दुनिया की नजरों से बचकर बेहद ही गुपचुप तरीके से पहले दिव्या भारती दिव्या से सना नाडियावाला बन गई और फिर 10 मई 1992 को दिव्या भारती ने साजिद नाडियावाला के साथ शादी कर ली। इस शादी को गुप्त रखने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन दिनों एक ट्रेंड था कि शादी के बाद एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग काफी कम हो जाती थी। इस कारण उन्हें काम मिलना भी बंद हो जाता था और चूंकि दिव्या भारती का करियर पूरी उड़ान पर था इसलिए उन्होंने शादी को सीक्रेट रखने का फैसला किया ताकि उनका फिल्मी करियर प्रभावित ना हो। शादी के बाद साजिद नाडियावाला ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा में स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5th फ्लोर पर एक फ्लैट किराए पर लिया था। दिव्या भारती यहीं रहती थीं। दिव्या रहती तो मुंबई में थीं, मगर काम के सिलसिले में ये अक्सर बाहर और दूसरे राज्यों में आया जाया करती थीं। बात 5 अप्रैल 1993 की है। दिव्या भारती एक काम के सिलसिले में हैदराबाद जाती हैं। यहां सारे काम निपटाने के बाद प्लान था कि वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाएंगी
और कुछ शॉपिंग भी करेंगी, मगर जरूरी काम खत्म होने के बाद वो अपने सारे दूसरे प्लान को पोस्टपोन कर देती हैं और वापस मुंबई आ जाती हैं। अब तक दिव्या भारती एक सुपरस्टार बन चुकी थी और इनके पास बहुत सारा पैसा भी आ चुका था, मगर ये अब तक मुंबई में अपना घर नहीं ले पाई थी। इसी कसक को पूरी करने के लिए वो लंबे समय से कोशिश में लगी हुई थी। इत्तेफाक से हैदराबाद से वापस आने के बाद एक फ्लैट के सिलसिले में इनकी बात भी बन जाती है और मुंबई के बेहद ही पॉश इलाके में एक 4 BHK फ्लैट की डील भी ये फाइनल कर लेती हैं। घर खरीदने की खुशी परिवार वालों के साथ शेयर करने के लिए दिव्या अपने छोटे भाई कुणाल भारती को भी बुला भेजती हैं। इसके अलावा अपनी खुशी में शामिल होने के लिए ये अपनी कॉस्ट्यूम्स डिजाइनर दोस्त नीता लुल्ला को भी बुला लेती हैं। नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ रात के लगभग 9 बजे दिव्या भारती के यहां आ भी जाती हैं। नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला के दिव्या भारती के घर आने के पीछे की एक दूसरी वजह भी दिव्या भारती की मौत के बाद सामने आई थी। हम उस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल कहानी पर वापस आते हैं। दिव्या भारती की ज्यादातर फिल्मों की कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला ही थी। इसी छोटी सी पार्टी के बहाने नीता और दिव्या अपने आने वाली फिल्म आंदोलन के कॉस्ट्यूम डिजाइन को भी फाइनल करने में लग जाती हैं। इन सभी बातचीत के दौरान घर में मौजूद ये तीनों शराब भी पीते हैं। श्याम, नीता और दिव्या के अलावा इस घर में एक और व्यक्ति मौजूद था और वो थी बचपन से दिव्या भारती की देखरेख करने वाली नौकरानी अमृता कुमारी। इस मीटिंग के दौरान अमृता कुमारी लगातार किचन में इन लोगों की पसंद के स्नैक्स तैयार कर रही थी। इस समय तक साजिद नाडियावाला यानी दिव्या भारती के पति घर नहीं लौटे थे। बातचीत और शराब का दौर 9 बजे शुरू होता है, जो लगभग 11 साढ़े 11 तक चलता ही रहता है। अब तक दिव्या का भाई कुणाल यहीं था, मगर वो देर रात को जरूरी काम की बात कहकर यहां से निकल जाता है। इन्हीं सबके बीच दिव्या भारती हॉल में आती हैं, जहां पर नीता और श्याम बैठे हुए थे। यहीं पर दिव्या अपने ग्लास में फिर से शराब डालती हैं और टीवी ऑन करने के बाद थोड़ी देर यहीं पर बैठती हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद वो बालकनी की तरफ बढ़ जाती हैं। बालकनी में एक खिड़की भी बनी हुई थी। ये तुलसी अपार्टमेंट की इकलौती खिड़की थी जिसमें लोहे का ग्रिल नहीं लगा हुआ था। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि अक्सर दिव्या खुद को शांत करने के लिए यहीं पर बैठा करती थी। हमेशा की तरह इस रात भी दिव्या भारती हाथ में शराब लेकर इसी खुली खिड़की पर आकर बैठती हैं। बैठते समय वो बाहर हॉल में बैठी हुई नीता से लगातार बातें भी कर रही थीं। अभी दिव्या भारती खिड़की पर ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पाई थीं कि वो अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमाकर बाहर बैठे लोगों से कुछ बातें करने की कोशिश करती हैं। तभी अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो अचानक से नीचे गिरकर सीधे 5वें तल्ले से जमीन पर पहुंच जाती हैं। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किचन में मौजूद अमृता को भी कुछ सोचने तक का समय नहीं मिल पाता है। दिव्या के गिरते ही अचानक से अमृता चिल्लाती हैं। अमृता की चीख सुनकर हॉल में बैठे नीता और श्याम दौड़ते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। इस चीख पुकार को सुनकर आसपास के फ्लैट में रहने वाले दूसरे लोग भी नीचे की तरफ भागते हैं। नीचे खून से लथपथ दिव्या बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी। शरीर में किसी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही थी, हालांकि सांसें अभी भी चल रही थीं। डॉक्टर श्याम लुल्ला दिव्या को वहां मौजूद दूसरे लोगों की मदद से तुरंत RN कपूर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ये वही हॉस्पिटल है जहां अक्सर रहस्यमयी मौत मरने वाले अक्सर बॉलीवुड स्टार्स के शव लाए जाते हैं। इधर डॉक्टर श्याम की पत्नी नीता घर की नौकरानी अमृता के साथ वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित दिव्या के माता पिता के घर इस बात की जानकारी देने चली जाती हैं कि दिव्या खिड़की से गिर गई हैं। अस्पताल पहुंचते ही दिव्या को डेड ऑन अराइवल यानी अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया जाता है। महज 19 साल की उम्र में कमाल की अदाकारा दिव्या भारती दुनिया से चली जाती हैं। अब तक रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए दिव्या की मौत की खबर लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। दिव्या का शव कैजुअल्टी वार्ड की एक ट्रॉली में रखा हुआ था। पास में ही दिव्या के पिता और भाई के अलावा कुछ चुनिंदा लोग भी खड़े हुए थे। दिव्या के पिता का रो रो कर बुरा हाल था। वो बस एक ही रट लगाए जा रहे थे कि उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया है। पास में ही दिव्या का भाई कुणाल भी था, जो दिव्या की मौत से बस 10 मिनट पहले तक दिव्या के साथ ही था और नए घर खरीदने की खुशी में शामिल था। कमाल की बात तो यह थी कि दिव्या की मौत को कई घंटे बीत चुके थे, मगर दिव्या की मां का कहीं भी अता पता नहीं था, बल्कि वो रात के लगभग 3:45 बजे
अस्पताल आती हैं। अस्पताल पहुंचने तक उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि उन्हें बताया गया था कि वो गिर गई हैं और कुछ चोट आई है। बाद में हुए खुलासे के मुताबिक जैसे ही दिव्या की मां पर दिव्या के पिता और भाई की नजर पड़ती है, दोनों उसी की तरफ तेजी से भागते हैं और दोनों एक साथ मीता पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि जो हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मतलब दोनों दिव्या की मौत का जिम्मेदार दिव्या की मां को ही बता रहे थे। इन दोनों की चिल्लाने के बावजूद दिव्या की मां बिल्कुल खामोश रहती हैं और कोई जवाब नहीं देती हैं। इस बात का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया कि दिव्या की मौत के लिए दिव्या के पिता और भाई दिव्या की मां को क्यों तब जिम्मेदार ठहरा रहे थे और दिव्या की मां को अस्पताल आने में इतना लंबा समय कैसे लग गया। खैर, थोड़ी देर दिव्या की मां वहीं पर रुकती हैं और फिर थोड़ी देर बाद वहां से निकल जाती हैं। अब तक दिव्या के पति साजिद नाडियावाला को भी दिव्या की मौत की खबर हो चुकी थी। थोड़ी देर में साजिद भी अस्पताल पहुंच जाते हैं और सीधे उस वार्ड में जाते हैं जहां पर दिव्या के शव को रखा गया था। दिव्या को देखने के बाद साजिद बिल्कुल खामोश रहते हैं। वो किसी तरह से कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और कुछ ही पल बाद नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर के मुताबिक वो दिव्या की मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से शॉक की हालत में चले जाते हैं। साजिद की स्थिति भी तेजी से बिगड़ने लगती है और तत्काल उन्हें आईसीयू में एडमिट कराने की नौबत आ जाती है। थोड़ी देर बाद साजिद होश में आ जाते हैं, मगर उनका व्यवहार भयानक तरीके से बदलने लगता है और वो अजीब हरकतें करने लगते हैं। इस कारण अंत में उन्हें कुछ दवाई देकर डॉक्टर की निगरानी में ही सुलाया जाता है। तारीख बदलकर 6 अप्रैल 1993 हो चुकी थी। अब लगभग सुबह हो चुकी थी। दिव्या की मौत की खबर अब इंडस्ट्री से जुड़े लोगों तक भी पहुंच चुकी थी। दिव्या को देखने सबसे पहले आने वाले इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में प्रहलाद नेहलानी थे, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ आए थे। इसके अलावा दिव्या को देखने सबसे पहले आने वाले चुनिंदा लोगों में सैफ अली खान, संजय कपूर, बोनी कपूर और गोविंदा इत्यादि शामिल थे। इधर मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है और लोगों के बयान दर्ज करना शुरू कर देती है। सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दिव्या का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि ऊंचाई से गिरने की वजह से दिव्या के सर में काफी गहरी चोट आई थी। बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, इस कारण ही उनकी मौत हो गई। इसके अलावा जांघ की हड्डी भी बुरी तरीके से टूट चुकी थी। सभी जांच पड़ताल के बाद 7 अप्रैल 1993 को दिव्या का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। सभी फॉर्मेलिटीज के बाद मुंबई के विले पार्ले स्थित क्रिमेटोरियम में दिव्या का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्म को साजिद नाडियावाला पूरी करते हैं। दिव्या इस दुनिया से जा चुकी थी, मगर अपने पीछे सैकड़ों सवाल छोड़ गई थीं, जिसका जवाब हर कोई जानना चाह रहा था। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि दिव्या ने ऊपर से कूदकर सुसाइड कर लिया है या फिर उनकी साजिश के तहत हत्या की गई है। जब पुलिस ने लोगों से पूछताछ करना शुरू किया तो एक के बाद एक कई खुलासे होने शुरू हो गए। पुलिस ने सबसे पहले घर के अंदर मौजूद डॉक्टर श्याम लुल्ला और उनकी पत्नी नीता का बयान दर्ज किया था। दोनों अपने बयान में एक ही बात कहते हैं कि वो पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि दिव्या ने जानबूझकर ऊपर से छलांग लगाई या फिर बैलेंस बिगड़ने की वजह से गलती से वो गिर गईं। कमाल की बात तो ये थी कि इस घर में इस हादसे के वक्त एक और सदस्य था, वो थी घर की नौकरानी अमृता। मगर पुलिस ने पहले अमृता का बयान लेना जरूरी नहीं समझा। इसके पीछे की वजह क्या थी, कोई नहीं जानता। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि दिव्या भारती की मौत के ठीक 1 महीने बाद अचानक से अमृता की भी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि हार्ट अटैक की वजह से अमृता की मौत हो गई। खैर, पुलिस 4 साल तक इस मामले की जांच करती रहती है और फाइनली सभी संभावित एंगल से जांच करने के बाद पुलिस दिव्या भारती की मौत को क्लियर कट एक्सीडेंटल डेथ का मामला बताती है। पुलिस किसी भी तरीके की साजिश से इनकार करती है। पुलिस ने भले ही अपनी जांच में इसे एक हादसा बता दिया था, मगर बाद में कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक दावा किया गया कि जब दिव्या हैदराबाद से वापस आती हैं तो वहां से वो एक दोस्त की पार्टी में जाती हैं। वहां वो बहुत ज्यादा शराब पीती हैं और फिर नशे में ही घर वापस आती हैं। यहां साजिद से उनकी काफी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान साजिद घर से निकलने लगता है। इस पर दिव्या कहती हैं कि अगर तुम 10 मिनट में वापस नहीं आए तो फिर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। साजिद काफी देर तक वापस नहीं आते हैं
और फिर दिव्या के मौत की खबर आती है। दिव्या की करीबी रही एक और दोस्त ने अनऑफिशियल तरीके से दावा किया था कि दिव्या की मौत से पहले किसी बात को लेकर दिव्या और साजिद में काफी ज्यादा लड़ाई होती है। उन दिनों दिव्या सीवियर डिप्रेशन से भी जूझ रही थी। इस कारण लड़ाई के दौरान दिव्या काफी एग्रेसिव होने लगती हैं। बात बढ़ता देख साजिद डॉक्टर श्याम लुल्ला को तुरंत फोन करके बुलाते हैं। डॉक्टर श्याम अपनी पत्नी नीता के साथ आते हैं। जब दोनों पति पत्नी साजिद के यहां पहुंचते हैं तब भी दिव्या और साजिद लड़ रहे थे। दिव्या का भाई कृणाल भी वहीं पर मौजूद था। दोनों के बीच हो रही लड़ाई को देखते हुए श्याम तुरंत साजिद को घर से बाहर जाने के लिए कहता है। डॉक्टर श्याम के कहने पर साजिद वहां से निकल जाता है। इसके बाद श्याम, नीता और दिव्या मिलकर शराब पीते हैं, टीवी देखते हैं और इसी सब के दौरान सब कुछ शांत होने के बाद दिव्या बालकनी की तरफ बढ़ जाती हैं। यहीं पर वो खिड़की पर बैठने की कोशिश करती हैं और नीचे गिर जाती हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब चलिए उस पॉइंट पर आते हैं जो दिव्या की मौत को रहस्यमयी बनाता है। जिस खिड़की से दिव्या भारती गिरी थी उसके नीचे पार्किंग हुआ करता था। वहां पर अक्सर कोई ना कोई गाड़ी खड़ी रहती थी, मगर जब दिव्या भारती खिड़की से गिरी तो वहां पर कोई गाड़ी नहीं थी। इस कारण दिव्या सीधे नीचे कंक्रीट से बनी जमीन पर गिरी और उनकी मौत हो गई। उस रात वहां पर गाड़ी का ना होना क्या महज इत्तेफाक था? आज तक इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। जैसा कि वीडियो में थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि एक तो दिव्या की मां दिव्या की मौत के कई घंटों बाद अस्पताल पहुंचती हैं, और जब वो अस्पताल पहुंची तो दिव्या के भाई और पिता ने दिव्या की मौत के लिए दिव्या की मां को ही जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया था। उन तीनों के इस व्यवहार के पीछे का रहस्य क्या था, आज तक उजागर नहीं हो पाया है। दिव्या की मौत के समय उस घर में मौजूद नौकरानी अमृता का बयान लेने में समय क्यों लगाया गया, इसका भी स्पष्ट जवाब आज तक नहीं मिल पाया। अमृता की 1 महीने बाद हार्ट अटैक से मौत क्या वास्तव में हार्ट अटैक से ही थी? अमृता की मौत ने भी दिव्या की मौत को रहस्यमयी बना दिया। कहा जाता है कि अमृता ने दावा किया था कि उस बिल्डिंग के सभी अपार्टमेंट की खिड़कियों में ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था। यहां तक कि जिस खिड़की पर दिव्या बैठी हुई थी उस पर भी एक ऑटो स्टॉपर हुआ करता था, मगर बाद में आगे की जांच में खुलासा हुआ कि वहां से ऑटो स्टॉपर गायब था। इस खुलासे ने भी दिव्या की मौत को थोड़ा रहस्यमयी बनाया। क्या किसी ने साजिश के तहत ऑटो स्टॉपर वहां से गायब कर दिया था? एक दावा किया जाता है कि दिव्या की मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड की साजिश हो सकती है। इस दावे के पीछे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, मगर कहा जाता है कि उन दिनों अंडरवर्ल्ड के बड़े खिलाड़ियों तथा साजिद नाडियावाला में काफी करीबी रिश्ते थे। अंडरवर्ल्ड का काफी पैसा बॉलीवुड में भी लगा हुआ था और वो बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस के काम में सीधा दखल देते थे। कुछ दावों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों ने दिव्या भारती पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया था, मगर दिव्या भारती उन लोगों की मर्जी के मुताबिक कुछ भी करने से मना करने लगी। बस इसी वजह से दिव्या भारती को साजिश के तहत खत्म कर दिया गया। साजिश नाडियावाला पर एक समय दाऊद इब्राहिम समेत अंडरवर्ल्ड के दूसरे डॉन से जुड़े होने का आरोप लगा था। यहां तक कि टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के मर्डर के बाद बाल ठाकरे तक ने दावा किया था कि 3 लोग बॉलीवुड से हैं जिनका सीधा संबंध दाऊद इब्राहिम के गैंग से है, और उसी ने गुलशन कुमार को मरवाने में अहम भूमिका निभाई है। कथित तौर पर उन 3 लोगों में साजिद नाडियावाला का नाम आया था। दावों के मुताबिक साजिद से इस सिलसिले में कई बार पुलिस ने पूछताछ भी की थी, हालांकि ये आरोप कभी साबित नहीं हो सके। कुल मिलाकर कई दावों और अफवाहों के बीच दिव्या भारती की भी मौत या फिर मर्डर की थ्योरी में उलझ कर रह गई। दोस्तों, वैसे तो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दिव्या की मौत क्लियर कट एक्सीडेंटल डेथ का मामला है, मगर आपको क्या लगता है, दिव्या की मौत के पीछे किसी की साजिश हो सकती है या फिर ये एक्सीडेंटल डेथ का ही मामला था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर